अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीब आसिफ। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ हमेशा की तरह के जनाब आप लोग जहाँ कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे। और क्योंकि आज वीकेंड था, दिल तो बहुत ज़्यादा था कि जनाब आपके साथ एक नई एनर्जी के साथ, एक नए अज़्म के साथ हाज़िर हुआ जाए, पॉजिटिव रहा जाए और साथ ही साथ अच्छी गुफ्तगू की जाए सुबह सवेरे, क्योंकि आपका और हमारा ये जो साथ है 2 घंटे का रहने वाला है और वीकेंड को मज़ीद अच्छा बनाया जाए आपके लिए भी और अपने लिए भी। मगर क्या करें, आज भी दुख दर्द बांटे बगैर कोई चारा नहीं है हमारे पास। देखते ही देखते हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का एक और बम गिरा दिया है और पेट्रोल की कीमत में 26 रुपये इजाफा कर दिया गया है और अब पेट्रोल की नई कीमत 331.38 रुपये यानी कि 332 रुपये फ़ी लीटर हो चुकी है। इसके अलावा अगर डीज़ल की कीमत देखी जाए तो वो 329.18 रुपये फ़ी लीटर की कीमत में फ़रोख्त किया जाएगा। और आवाम तो पहले ही पेट्रोल की कीमत और इस सर तोड़ती महंगाई पर हुकूमत से नालां थी, उनसे नाराज़ थी। मगर इस बात का ख्याल किए बगैर निगरान हुकूमत ने इस किस्म का फ़ैसला किया है कि बात अब बिल्कुल ही समझ से बाहर हो चुकी है, क्योंकि पेट्रोल की कीमत का असर सिर्फ आने जाने के अखराजात पर, आपकी ट्रैवलिंग पर नहीं पड़ता है, बल्कि जो आपकी डेली रूटीन की तमाम तर चीज़ें होती है ना, इसकी कीमत बढ़ने से वो भी महंगी हो जाती हैं। आपकी खाने पीने की अशिया महंगी होना शुरू हो जाती हैं जो ऑलरेडी आसमान पर जिनकी कीमतें पहुंची हुई हैं। अब सवाल यहाँ पर ये बनता है कि गरीब आदमी जो पहले ही एक एक पैसे से तंग था, जिसके लिए ज़रूरत की जो बुनियादी अशियाँ थी वो भी ख़रीदना तकरीबन नामुमकिन हो चुका था, कैसे इस सब पर वो खामोश बैठ सकता है? आटा, चीनी, घी मज़ीद महंगा हो जाएगा तो दिहाड़ीदार जो तबका है वो कहाँ से अपने बच्चों के लिए जो रोज़ी रोटी है उसका इंतज़ाम पूरा करेगा? और वो लोग जो अभी तक पिछले माह के बिजली के बिलों की अदायगी नहीं कर सके हैं, मतलब उन्होंने किस्तें करवाई हुई हैं कि हम लोग किसी तरह इधर उधर से पैसे लेकर अपनी बिजली का बिल अदा करें, या वो लोग जिन्होंने मकान का किराया भी उधार पकड़ कर अदा किया है, या कोई घर की अपनी चीज़ बेचकर राशन ख़रीदा था, वो कैसे बर्दाश्त करेंगे ये जुल्म ज़्यादती, ये सितम होता हुआ? अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस शख्स की माहाना आमदनी ही 25 से 30 हज़ार रुपये होगी, वैसे तो बुनियादी कहा गया है कि सैलरी जो है वो बेसिक सैलरी जो है वो 32 से 35 हज़ार रुपये होनी चाहिए, लेकिन अभी भी कहीं पर 20 हज़ार मिल रही है, कभी कहीं पे 22, कहीं पे 25, कहीं पे 30 हज़ार रुपये मिल रही है। तो वो लोग जो है वो रोज़ बढ़ती हुई इस महंगाई की ज़िंदगी में किस तरह गुजारा करेंगे और उनकी ज़िंदगी कितनी मज़ीद मुश्किल बना दी जा रही है, ये भी एक सवाल है। तो हुकूमत के पास ऐसा करने की 100 वजूहात होंगी, मगर कहीं तो आवाम को सुख का सांस दिया जाए, कहीं तो आवाम को ऐसा रिलीफ दिया जाए कि आम आदमी ये सब बर्दाश्त कर सके, कि उसे पता हो कि चलो कोई बात नहीं, अगर महंगाई बढ़ भी रही है लेकिन उसके साथ साथ हमारी आमदनी भी बढ़ रही है, हमारी सैलरी भी बढ़ रही है, तो हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर आपकी सैलरी वहीं पे है, आपकी आमदनी वहीं पे है, लेकिन जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन रेट है वो आसमान को छू रहा है। तो कोई कैसे, एक आम आदमी कैसे ये बर्दाश्त कर सकता है? कैसे इसके बारे में सुख का सांस या एक रिलीफ उसको पहुंचाया जा सकता है कि उसकी आमदनी नहीं है लेकिन महंगाई जो है उसके ताबड़तोड़ हमले जारी, सिलसिला जो है उसका वो जारी है, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और अब ये एक और नया पेट्रोल बम जो है वो हम सब के ऊपर गिरा दिया गया है कि 332 रुपये का 1 लीटर पेट्रोल आपको मिलेगा। आप कहीं जाने के काबिल भी नहीं है, मतलब 1 लीटर पेट्रोल में आप कहाँ ही चले जाएंगे। और जब तक आपके पास 700 रुपये या इससे ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, या 1000 रुपये का भी अगर आप एक दिन में पेट्रोल लगा रहे हैं अपनी आमदोरफ्त के लिए, कहीं जाना है, ऑफिस जाना है, वहाँ से वापस आना है, कहीं और चला जाता है इंसान, तो आप लगा लें कि महीने में आपका कितना किराया लग जाएगा। सिर्फ पेट्रोल की मद में ही आपका कितना बजट जो है सिर्फ इसमें ही सर्फ होने वाला है। तो हुकूमत से तो हमें बड़ी उम्मीदें थी, ख़ास तौर पर निगरान हुकूमत आई है, नई निगरान हुकूमत, उससे बड़ी उम्मीदें थी कि शायद
ये लोग कुछ ऐसे इक़दामात उठाएं जिससे आवाम को रिलीफ पहुंचाया जाए, आवाम के हवाले से कुछ सोचा जाए, कुछ ऐसे इक़दामात उठाए जाएं ताकि ये जो महंगाई की बढ़ती हुई लहर है इसको थोड़ा सा जो है वो रिलीफ पहुंचाया जाए। पिछले दिनों ऑब्वियसली डॉलर की कीमत में भी कमी वाक़ई हो रही थी, सोने की कीमत में भी कमी वाक़ई हो रही थी, तो यही लग रहा था कि शायद अब पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ेगी, यहीं पर मुस्तहकम रहेगी, तो काफ़ी हद तक चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएंगी। लेकिन 26 रुपये बढ़ाना, 1 रुपया नहीं, 2 रुपये नहीं, 5 रुपये नहीं, 10 रुपये नहीं, 26 रुपये फ़ी लीटर जनाब इजाफा किया गया है पेट्रोल की कीमत के ऊपर। तो मैं तो कहूँगी कि जनाब अल्लाह ही हाफ़िज़ है फिर हम सब का, कि हम सब फिर इसके हवाले से कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, कितना बर्दाश्त कर लेंगे। अब दोबारा से बिजली के बिल भी ज़्यादा आएंगे, जो अशिया खुर्दनोश हैं, जो बेसिक नेसेसिटी है हमारी खाने पीने की अशिया, वो भी महंगी हो जाएंगी। पहले ही हमारे बजट से बाहर होती हैं, अब और ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। जो लोग मटन से चिकन पे आए थे वो चिकन भी नहीं खाएंगे, वो अब दालों पे शिफ्ट हो जाएंगे। जो दालें खा रहे थे अब वो सब्जियों पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये सीन हो रहा है फ़िलहाल। तो रिलीफ का झोंका तो कहीं से भी हमें नहीं मिल रहा है। आप किसी के पास भी बैठ जाएंगे ना तो यही वो शिकायत करेंगे, मतलब शिकायत क्या करें, उनके वो बिलवास्ता या बिलावास्ता उनके अंदर से यही एक कैफियत बाहर निकलती है कि हम क्या करें, हमारे ऊपर इतना बोझ बनता जा रहा है, हम कर्ज़ के नीचे डूबते जा रहे हैं। हमने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारनी है, हमने अपने बच्चों की कफ़ालत करनी है, उनको अच्छा एक माहौल देना है, उनकी पढ़ाई के हवाले से हमने सोचना है। लेकिन हम क्या करें, हम कर्ज़ लेने की नौबत तक हमारे ऊपर आ गई है कि हम लोगों से पैसे ले रहे हैं और हमें नहीं पता कि हम ये वापस कर पाएंगे भी कि नहीं कर पाएंगे। पहले भी जब ये इतनी इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है तो ख़ुदकुशियों का रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे थे और कितने लोग जो है वो दिल बर्दाश्ता होकर, ख़ासतौर पर ये बिजली के बिलों में जब ओवर बिलिंग हुई है और लोगों ने ख़ुदकुशी की है। और अब जब पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, लोगों का बजट और ज़्यादा टाइट हो चुका है और बाकी जब चीज़ें बढ़ जाएंगी, उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी, तो अब आप देखें कि लोगों की जो कह लें कि बर्दाश्त है उसका पैमाना तो लबरेज़ हो जाएगा और खुदा ना खास्ता दोबारा से वो एक अफसरदा लहर जो है वो फैलना शुरू हो जाएगी। ऑलरेडी सब लोग बहुत टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस वाला माहौल रहता है इर्द गिर्द हमारे अंदर। घरों में भी आप चले जाएं तो वहाँ पे भी यही डिस्कस हो रहा होता है, कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो जनाब यही चल रहा है और आज भी सुबह सवेरे, बल्कि रात को इसका तो इतलाक हो गया था 12 बजे के बाद, और आज सुबह जिसने भी अपने दफ्तर के लिए जाना होगा पेट्रोल की लाइन में लगे होंगे और उन्हें ही पता है कि उन्होंने किस तरह मैनेज करना है ये पूरा हफ्ता, पूरा महीना ख़ास तौर पर। तो ये तो हमारी चल रही है फ़ज़ा, एक चल रही है कि जिसमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। तो इसके हवाले से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या इसको बेहतर किया जा सकता है। लेकिन आज वीकेंड है तो वीकेंड पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं जनाब, आज की किताब के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। और प्रोफेसर अहमद हमाद साहब इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होते हैं एज़ यूजुअल। तो जनाब आज वो कौन सी किताब के साथ हमारा तारुफ़ करवाने जा रहे हैं, तो उन्हीं की तरफ चलते हैं और आज की किताब का तारुफ़ सुनते हैं। जी अहमद साहब बताइए। शुक्रिया मुनीबा। एक मैं आपको इक़्तबास सुनाता हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं। आई थिंक इंटेलिजेंस इज़ द नेम ऑफ टू नेचुरल एबिलिटीज़, एक्सट्रीम मेमोरी पावर, abundant inference and argument. With these natural abilities, the tendency to know the reality of things makes one a complete philosopher. इसका मतलब ये हुआ कि this book is about philosophy and the name of the book is Introduction to History and Philosophy. तो बल्कि इसका हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी इन्होंने इस तरह इसको बनाया। हम अगर होते तो हम इसको इंट्रोडक्शन पहले लिखते। बहरहाल ये किताब दरअसल अंग्रेज़ी में ढाली गई है और ये इस किताब का तर्जुमा है जिसका नाम तारीख़ और तारुफ़ फ़लसफ़ा है। और ये दोनों किताबें लतीफ़ साजिद साहब की हैं ज़ाहिर है, और ये दोनों किताबें बुक होम ने शाया की हैं। ये जो अभी ताज़ा तरीन इसका इंग्लिश वर्जन मेरे हाथ में, आज हम इस पे बात करेंगे। लतीफ़ साजिद साहब ने बड़े अच्छे तरीके से, बड़े आसान तरीके से समझाने की और बताने की कोशिश की कि फ़लसफ़ा एक्चुअली क्या होता है। अब मज़े की बात यह है कि जिस शख्स के पास भी जाएं फ़लसफ़े के उस्ताद के पास, वो फ़लसफ़े की कोई एक तारीफ़ नहीं करेगा,
कोई किसी को फ़लसफ़ा किसी चीज़ को कहेगा, कोई किसी चीज़ को फ़लसफ़ा कहेगा। और सादा तरीन बात यह है कि जब भी आपकी सोच गहरी होती है फ़लसफ़ा जन्म लेता है। एज़ सिंपल एज़ दैट। ये जो तर्जुमा है ये कोई अच्छा तर्जुमा है, लेकिन मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ। मेरा ख़्याल है कि इसको मज़ीद इम्प्रूव किया जा सकता है। ताहम इस तरफ ये कदम बढ़ाना कि पहले उर्दू में फ़लसफ़े पे किताब लिखना और उसके बाद उसी किताब को अंग्रेज़ी में ढालना, ये पाकिस्तान में बहुत कम हुआ है और ये क्रेडिट गोज़ टू बुक होम कि उन्होंने ये काम किया है। अच्छा, लतीफ़ साजिद साहब का थीसिस क्या है? उन्होंने अपना थीसिस ये रखा है कि वो फ़लसफ़ा जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर ना करे उसको फ़लसफ़ा नहीं कहना चाहिए। सुना जाए, ध्यान से इस पर गौर किया जाए तो ये कार्ल मार्क्स का भी यही कहना था कि फ़लसफ़ा जो है वो दुनिया को समझने की चीज़ नहीं बल्कि दुनिया को बदलने की चीज़ है। आप इसलिए मत पढ़ें फ़लसफ़ा कि दुनिया किस चीज़ से बनी है, एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या होता है, हवा कैसे चलती है, बादल कैसे बनते हैं, बल्कि इंसानों के जो दुख दर्द तकलीफ़ें, उन पे इंसान ही दूसरे जो उनको ग़ुलाम बना लेते हैं, उन पे जुल्म करते हैं, वो भूखों मरते हैं, फाके पड़ते हैं लोगों के घरों में। ये कोई छोटी चीज़ है जिससे छुटकारा हासिल करवाने की ज़िम्मेदारी जो है वो फ़लसफ़े पे आन पड़ती है और फ़लसफ़ी पे आन पड़ती है। तो ये वो बात है जिसने बहुत सारे लोगों को मुतासर किया और उनमें लतीफ़ साजिद साहब भी हैं। लतीफ़ साहब से मुझे हमेशा याद आता है अशफाक सलीम मिर्ज़ा। जब भी मैं इनकी किताब को पढ़ता हूँ तो अशफाक सलीम मिर्ज़ा साहब ने भी बड़े बड़े उन फ़लसफ़ियों को निकाल दिया जो मादे को पसंद नहीं करते थे बल्कि आइडिया को पसंद करते थे। इसमें उन्होंने हेगल को भी लिफ्ट नहीं कराई थी अशफाक सलीम मिर्ज़ा साहब ने, आप इससे अंदाज़ा कर लीजिए। इसी तरह लतीफ़ साहब जो हैं वो सूफ़ियों को फ़लसफ़ी ही नहीं मानते। वो कहते हैं फ्रैंकली स्पीकिंग दे आर नॉट फ़िलासफ़र्स, क्योंकि इनका ये ख्याल है कि वो तसव्वुफ़ के नाम पे गाने बनते हैं, शोबिज़ में काम चलता है, तसव्वुफ़ पे धमाल बिकती है वगैरह वगैरह। ये इंसानों को तब्दील करने के काम नहीं आती, इनका ये ख्याल है। इनका ये ख्याल है कि जिससे साइंस जन्म ले वो ज़्यादा मुफीद फ़लसफ़ा है। मेरा ख्याल है कि इस बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं कि हमारे लतीफ़ साहब जो हैं वो साइंटिसिज़म का शिकार हैं, या शिकार नहीं कहना चाहिए, मद्दाह कह लेना चाहिए कि मद्दाह हैं। अलबत्ता इन्होंने जो चौथा बाब है इसका वो बड़ा शानदार है। उसमें उन्होंने साइंस और फ़लसफ़े को डिफ्रेंशिएट किया और पढ़े लिखे आदमी के लिए बड़ी शानदार बात है कि साइंटिस्ट जो है वो क्या करता है, जुज़ियात का मुताला करता है। और कोई जो साइंटिस्ट है अगर वो बायोलॉजिस्ट है तो वो लाइफ के बारे में, बस केमिस्ट्री का आदमी है वो केमिकल रिएक्शंस के बारे में, जबकि फ़लसफ़ी है इन सब के ऊपर जाएगा और इन तमाम हासिल करदा उलूम से कोई नज़रिया बनाएगा जो कि ज़िंदगी के काम आएगा, आपको ज़िंदगी गुजारने में मदद देगा। तो ये है, ये कहते हैं कि फ़लसफ़ी और साइंस जो है, ये जो फ़लसफ़ी है वो सबसे ऊपर बैठा होता है। यही बात तो प्लेटो ने भी कही थी। तो बहरहाल इसके अलावा इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ गुड और वर्चू, फ़लसफ़े में क्या है, इंसान के लिए नेकी क्या है, बदी क्या है, ये आप जानते हैं कि एक्सियोलॉजी के अहम ये टॉपिक्स हैं। इस पर उन्होंने बड़ी उम्दगी से बात की है। मैं समझता हूँ कि इनका जो काम है लतीफ़ साजिद साहब का, ये उन लोगों के लिए अहम है जो फ़लसफ़े के दरवाज़े से दाखिल होकर इस शहर की सैर करना चाहते हैं। तो ये एक दरवाज़े की हैसियत रखता है। अलबत्ता द वंस हु आर ऑलरेडी द फिलोसोफर्स आर द वंस हु आर स्टडिंग फ़िलासफ़ी एकेडमिकली, उनके लिए ये रोलर कोस्टर कोर्स के तौर पे क्रैश कोर्स है। वो बस पढ़ें एक नशिस्त में और पढ़ के आगे बढ़ जाएं। इनके लिखने का उसलूब भी ये है कि बुलेटेड अंदाज में इन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ें लिखी हैं। मतलब अपना ख्याल जो है वो ग्रीस से उठाया और उसके बाद मॉडर्न वेस्टर्न से होते हुए तमाम बुलेटेड अंदाज में ये बात करते चले जाते हैं। और गोया लगता ऐसे है कि इन्होंने कुछ नोट्स बनाए थे अपने मुताले के दौरान, उसके बाद उनको जोड़कर एक किताब की शक्ल में उन्होंने छपवा दिया, जो कि बहुत अच्छा किया। ये फ़लसफ़े की खिदमत है। और अब इंग्लिश मीडियम, जो अंग्रेज़ी मीडियम लोग हैं, उनके लिए तर्जुमा इसका करवा दिया अमानुल्लाह साहब से। तो मेरा ख्याल है कि फ़लसफ़े के तालिब इल्मों को इस किताब का मुताला ज़रूर करना चाहिए। प्रोफेसर अहमद अमाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और आज बहुत ही खूबसूरत किताब के साथ उन्होंने हमारा और आपका जो है वो तारुफ़ करवाया है कि फ़िलासफ़ी, उसकी हिस्ट्री और उसके इंट्रोडक्शन के हवाले से उन्होंने बताया है। तो जो भी फ़लसफ़े से जिनको इंटरेस्ट है ख़ास तौर पर फ़िलासफ़ी में, वो ये किताब पढ़ सकते हैं। अहमद साहब बहुत शुक्रिया आपका। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ मज़ीद जनाब उसको भी फ़लसफ़ा आप कह सकते हैं, ये इमोशंस कह सकते हैं। और ये एक ना सीरीज़ हमने शुरू कर रखी है कि किस तरह हमने आपको तैयार करना है आने
आने वाले दिनों के लिए या आपके फ्यूचर के लिए या आपके करियर के लिए। तो कहा जाता है कि इमोशन मैनेजमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें नहीं पता चलता कि हमने कहाँ पर कौन सा इमोशन शो करना है। हमारे अंदर ऑब्वियसली बहुत सारे इमोशंस होते हैं, खुशी के, गमी के, उदासी के, उसी के साथ साथ नफ़रत के, गुस्से के भी इमोशंस होते हैं, लेकिन उनको मैनेज करना हमें नहीं आता कि हमने कौन सी सिचुएशन पर किस तरह अपने जो इमोशंस हैं उनको शो करना है, उनको मैनेज करना है। बहुत से लोगों में एंगर मैनेजमेंट का प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा उन्हें गुस्सा आता है, तो उनके बारे में कहा जाता है कि वो किसी भी फील्ड में जाके अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, बिकॉज उनके अंदर बर्दाश्त की जो एक सिम्टम होता है या बर्दाश्त वो बहुत कम होती है। उनका एंगर इशू बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो किसी की बात भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। जो अगर वो नौकरी पर भी जाते हैं तो वहाँ पर भी वो किसी की बात बर्दाश्त नहीं करते हैं। लेकिन बात बर्दाश्त ना करना इज़ नॉट अ इशू, उसको किस तरह आपने लेकर चलना है, कामली किस तरह उसके ऊपर आपने उस चीज़ को परसू करना है, ये एक चीज़ आपको आनी चाहिए कि मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वो किसी भी लिहाज से मैनेजमेंट हो सकती है। तो आज हमने इमोशंस मैनेजमेंट पर बात करनी है कि इमोशंस किस तरह हमें शो करना चाहिए, किस सिचुएशन में किस तरह बोलना चाहिए, अपने इमोशंस को हमने कितना शो करना और कितना नहीं करना, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इस पर बात करने के लिए अहमद फवाद साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं। तो फवाद साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आपका शुक्रिया, आप बुलाते हैं, हमेशा अच्छा लगता है। तो फवाद साहब, बहुत सी इमोशंस के बारे से मैंने चीज़ें बोली हैं, करेक्ट बोली है, ऐसा ही होता है ना? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। और चूँकि इंसान है ही एक इमोशनल एनिमल कहना चाहिए, तो हर जगह पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। एग्जैक्टली और हमें समझ नहीं आता हमने कहाँ पर इमोशन शो करने और कहाँ पर नहीं करने, और कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पर वो इमोशन मैच भी नहीं कर रहा होता, हम शो कर जाते हैं। खैर, ये तो एक अलग चीज़ होगी। लेकिन मुझे बताइए कि इमोशंस की टाइप्स भी होती हैं और कितनी टाइप्स हैं? इमोशंस की 6 टाइप्स हैं। अच्छा, बेसिक इमोशंस इसको कहना चाहिए। वैसे ये बिल्कुल वैसे ही है कि कलर्स जो बेसिक हैं, उनके बाद फिर बेसिक तो 3-4 जो है कलर्स, उसके बाद आगे मिलके बहुत सा कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो हमारे इमोशंस का भी यही है। और इसको मैं ज़ाती तौर पे कलर्स के साथ ही जो है ना, इनको असाइन करता हूँ कलर्स। और मैं कलर असाइन करता हूँ जो हमारे सिग्नल्स के कलर्स होते हैं ना, ये वो वाले बिल्कुल उसके साथ मैच इस तरह से करते हैं कि आपने जैसे इमोशन मैनेजमेंट की बात की ना शुरू में, होता क्या है, आप देखें, आप जब गाड़ी लगाते हैं, आप खड़े हैं क्रॉस, वहाँ पे रेड सिग्नल है, तो ज़्यादा एक्सीडेंट्स किस पे होते हैं, रेड पे, येलो पे या ग्रीन पे? ग्रीन पे। इट इज़ ऑलवेज येलो। अच्छा, येलो पे होते हैं? जी, दरमियान में। वजह क्या है उसकी कि आप आ रहे हैं, लेट से बड़ी अच्छी तेज़ स्पीड से आ रहे हैं, आपने देखा कि ये येलो हुआ और आप रिलक्टेंट है कि मैं अच्छी स्पीड से आ रहा हूँ, निकल जाऊंगा, राइट। ऑन द अदर हैंड, जो दूसरा है जिसका ग्रीन से येलो हो रहा है, उसको पता है कि अब ये खुल रहा है, तो अब मैं इस तरफ से निकल सकता हूँ, सॉरी उसका रेड से ये हो रहा है। तो अब आप क्या कर रहे हैं, आप भी एक रिलक्टेंस में है और वो भी रिलक्टेंस में है। सो बूम, जब आप दरमियान में पहुंचेंगे तो व्हाट शुड वी डू? आई ऑलवेज सजेस्ट, आगे हम इस तरह वन बाय वन करते हैं। ये जो 6 इमोशंस हैं, जिसमें गुस्सा है, अपना डिस्गस्ट है, जिसको हम ह्यूमिलिएशन के साथ समटाइम्स फील कर रहे होते हैं, इस तरह के 6 इमोशंस हैं। इनमें हम करते क्या हैं, हमें वी नीड टू स्टे फॉर अ व्हाइल। आपको गुस्सा आया है अगर किसी बात पर, तो फौरी निकालने के बजाय, वो अमूमन लोग कहते हैं कि 10 तक काउंटिंग शुरू कर दें, बिल्कुल ऐसे ही 10, 9, 8 और 1 तक जाएं, तो आपको अंदाजा हो जाता है कि यार ये गुस्सा वैलिड है या नहीं। अच्छा, क्या ये यहाँ पर मुझे गुस्सा करना भी चाहिए या नहीं, एक वैलिड है या नहीं, मतलब कोई ऐसी बात हुई भी है जिसपे गुस्सा मुझे आ रहा है, या मैं कहीं से कैरी करता आ रहा हूँ, ट्रैफिक में फंसा हुआ था, कहीं मतलब पे किसी का गुस्सा किसी के ऊपर निकाल देते हैं ना, हमारी ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है। हाँ, एग्जैक्टली, ये बिल्कुल सही बात है। तो उसको सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लें कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है, जो आपने बात की ना कि कहीं से गुस्सा आया और कहीं से निकाल दिया, इसको हम इमोशनल लीकेज कहते हैं। ओके, इमोशंस तो हैं, लेकिन वो लीकेज गलत साइड पे हो गए। अच्छा, उसमें अब 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि मुझे आप मेरी बॉस हैं, आपने कोई ऐसी बात की जो मुझे सूट नहीं की, तो मुझे गुस्सा आ गया। सही। लेकिन मुझे पता है, इतना तो मैं सियाना हूँ कि मुझे पता है कि आपके सामने मैंने इसका इजहार कर दिया। लेकिन बहुत से लोग कंट्रोल नहीं कर सकते ना गुस्से को, फिर वो क्या करें? दैट्स देयर। मैं ये बताना चाह रहा हूँ 2 चीजें हैं। एक ये है कि जिसने तो अंडरस्टैंड कर लिया ना कि यहाँ पे नहीं चल सकता, हाँ जी, तो फिर वो अपने सबऑर्डिनेट पे गुस्सा निकालेगा। सही, ठीक, फॉर नो गुड रीजन। एक तो ये इमोशनल लीकेज, आपने यहाँ से गुस्सा लिया और दूसरी तरफ निकाल दिया। दूसरा, जहाँ पर मेरा कंट्रोल है ही नहीं, रह ही नहीं जाता, इसकी 2 वजूहत होती हैं मुनीबा, बड़ी ही अहम। आपने देखा होगा, हम अपने आप के साथ ना कुछ चीज़ें नेगेटिवली एसोसिएट करते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर मैंने कहीं पे
सिग्नल काट दिया तो मैं कहता हूँ मैं पाकिस्तानी हूँ, मसला ही कोई नहीं। एग्जैक्टली राइट, मैंने पाकिस्तानी होने के साथ एक नेगेटिविटी एसोसिएट कर दी। एक ऐसी में ट्रेनिंग करवा रहा था जगह पर, तो ये सारी हमारी साउदर्न पंजाब की साइड थी, वहाँ पे एक दोस्त ने कहा कि सर असी जट हुन्ने हैं, हम नहीं ये देखते कि क्या है और क्या नहीं है, हमें बस गुस्सा आ जाता है। अच्छा यार, आप जट हैं, बट हैं, राजपूत हैं, कोई भी हैं, इसका इस चीज़ से क्या ताल्लुक है कि एक नेगेटिव चीज़ आप अपने आप के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। गुस्सा कहीं भी आ जाना और कहीं भी निकल जाना ये कोई अच्छी बात नहीं है। दैट इज़ वाई है ना कि गुस्सा आग है, इसको पानी से बुझा लिया करो। ये हदीस मुबारक भी, आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं। जी जी। क्यों है ये? असल में पॉज दिया जा रहा है आपको कि आप अपनी स्टेट ऑफ माइंड चेंज कर लें। तो स्टेट ऑफ आपकी जो फिजिकल स्टेट है उससे भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। सो जहाँ कमिंग बैक टू दैट पॉइंट कि हम इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, एक अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि कहीं आप उस एनवायरनमेंट में तो नहीं चलते जा रहे जिसमें आप अपने आप के साथ नेगेटिविटी एसोसिएट कर रहे हैं कि ये बड़ी जल्दी जज्बाती हो जाता है, बड़ी जल्दी गुस्से में आ जाता है, बड़ी जल्दी इंसल्टेड फील करता है वगैरह वगैरह, और आप वो टैग अपने साथ लेते जा रहे हैं और आप वो फील करना शुरू कर देते हैं। तो गिव योरसेल्फ सम मोमेंट्स। जब भी कोई नेगेटिव इमोशन, कोई भी इमोशन आपको हिट करता है तो आप टाइम दें अपने आप को कि क्या मुझे यहाँ पर इस इमोशन के तहत रिएक्ट करना है या नहीं करना। दूसरी अगर मैं एग्जांपल दूं जिसमें हम बहुत ज़्यादा इससे गुजरते हैं, वो है ग्रीफ, गम। जब होता है आपका कोई खुदा न खास्ता प्यारा चला जाता है, जी जी, तो हमने देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा, कई लोग ओवर एक्सप्रेस करते हैं, बहुत शोर मचाते हैं, वो उदासी की में हाय बहुत ज़्यादा करते हैं। अच्छा, उससे फिर होता क्या है? क्या वो प्यारा वापस आ जाता है? ऐसा नहीं होता। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, आप उस हकीकत को अंडरस्टैंड कर लें कि ये जो हो गया है ये सबके साथ होना है, जो चला गया उसके साथ भी, मेरे साथ भी और अगलों के साथ भी। तो व्हाट डू आई नीड टू डू, उससे लर्न करने की चीज़ क्या है, उससे देखने की चीज़ क्या है। तो जब आप अपने आप को टाइम देते हैं ना, थोड़ा सा, हम कहते हैं 10 सेकंड मैक्सिमम टाइम देते हैं सोचने का, जब इमोशन ने हिट किया और जब आपने रिस्पॉन्ड किया, अच्छा, तो उस टाइम फ्रेम के अंदर आप फैसला करते हैं कि मुझे इस पे किस तरह से वापस जवाब देना है। तो इसमें हम दो चीज़ें कहते हैं, एक होता है रिएक्शन, एक होता है रेस्पॉन्स। ओके, क्विक रिएक्शन, कोई भी चीज़ आपने क्विकली की, वो रिएक्शन है। मुझे किसी ने मारा, मैंने भी उठा के मार दिया, ये वो रिएक्शन है। जहाँ पे आप सोच विचार के साथ करते हो वो रिस्पॉन्स है, जहाँ पे आपने ब्रेक ली और टाइम लिया। तो कहना ही चाह रहा हूँ कि आपको जो जज्बात हैं ये इनवैलिड नहीं है, बिल्कुल आते हैं, उनको फील करें और उसमें से बफर जोन जो है दरमियान में वो रखें कि इसका रिस्पॉन्ड कैसे करना है इसको। अच्छा, तो फील करें। वी डोंट से कि अपने किसी जज्बे को इनवैलिड नहीं करना, क्रॉस नहीं करना। लोग कहते हैं ये बंदा गुस्सा बहुत करता है, ये जज्बाती बहुत ज्यादा है। इट इज ओके टू बी जज्बाती, क्योंकि दुनिया में जज्बाती लोग नहीं होते होते हैं, तो आप भी हैं, दैट्स परफेक्टली ओके। अच्छा, ये है, ये लॉजिकल ज्यादा है, तो ओन करें इस चीज को कि मैं हूँ लॉजिकल, लेकिन उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे उस जज्बे का इजहार जरूरी है या नहीं, ये आपको चॉइस लेनी कि जज्बा करना है या नहीं करना वहाँ पे सामने। अगर आप उसमें कामयाब हो जाते हैं तो फिर आपको चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, उसमें हेल्प करता है, जिसको हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। आप इसमें देखें तो वो इमोशन, बुनियाद इमोशंस ही है। उसके बाद दूसरा हिस्सा इमोशनल इंटेलिजेंस में आ जाता है कि दूसरे के जज्बात को कैसे आपने मैनेज करना। लेकिन अपने को करेंगे तो आप इस काबिल होंगे ना कि दूसरे के जज्बात दूसरे को कर सके। अच्छा, दूसरा एंड पे ये पूछना चाहूंगी कि कहा जाता है कि खवातीन बहुत इमोशनल होती है उनके अंदर इमोशंस बहुत भरे हुए होते हैं, तो वो किस तरह मैनेज कर सकते हैं? बिकॉज ऑब्वियसली दोनों के लिए, मर्द व खवातीन दोनों के लिए उन्होंने किस तरह मैनेज करना है, लेकिन जिनके अंदर ज्यादा इमोशंस होते हैं वो क्या करें? ये तो आप बताएं, नहीं ख्वातीन इमोशनल होती है नहीं बहुत होती है, लिटरली बहुत होती है। ओके, देखिए, मैं समझता हूँ इसमें अल्लाह ताला की तरफ से एक वालदा इमोशन नहीं होगी। अल्लाह ताला ने, आप बच्चे, छोटे बच्ची को देख लें, किसी को भी, मैं उस तरह से, बेटा बच्चों के साथ उस तरह से प्यार नहीं करेगा जैसे बेटी के दिल में आएगा। वो 4 साल की, 6 साल की भी वैसे ही कर रही होगी। तो ये इमोशन है ना। अगर ये इमोशंस नहीं हैं तो आप मुझे किसी भी इंसान, लॉजिक के साथ किसी भी इंसान की तरबियत करके दिखाओ, इट इज़ डेडली इम्पॉसिबल। तो ख़वातीन अगर इमोशनल हैं तो उसको ओन करें। मैंने बहुत अच्छी ख़वातीन, बहुत इमोशनली स्ट्रॉन्ग आई से, उनको अच्छा मैनेजर बनते हुए देखा है। तो अगर वो करती हैं तो उसमें क्या बिल्कुल ऐसे ही है। वो अपनी लाइफ, पर्सनल लाइफ भी वो चला रही होती हैं, प्रोफेशनली भी बड़ा अच्छा कर रही होती हैं, तो वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके उनको देखती हैं कि उन्होंने कहाँ पर इमोशंस को शो करना है, कहाँ पर नहीं करना, बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करती हैं। और सिर्फ ख़वातीन नहीं, मर्द हजरात भी ये सारा कुछ कर रहे होते हैं। तो आज हमने इस तरह बात की है कि अपने इमोशंस को आपने किस तरह मैनेज करना है, किस तरह आपने उनको शो करना है। तो हमारे साथ अहमद फवाद साहब, कॉर्पोरेट ट्रेनर, हमारे साथ मौजूद है। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का
कि आप यहाँ पर आए और इतनी अच्छी आज हमारी ये सीरीज़ रही है गुफ्तगू की कि जनाब आपने अपने इमोशंस को किस तरह बेहतर बनाना है। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं सेहत के हवाले से। और जिस तरह पहले मैं बात करती कि डिप्रेशन बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है और क्योंकि इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जा रहा है और आज ही जिस तरह पेट्रोल बम हमारे ऊपर गिराया गया है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई हैं, तो स्ट्रेस लेवल और ज़्यादा बढ़ गया है कि अब क्या करना है हमने, क्या नहीं करना। तो इस एंजाइटी, इस डिप्रेशन को, इस स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है और इसके साथ साथ स्ट्रेस रिलीव करने के लिए कुछ एक्सरसाइज करना, योगा करना बेहद ज़रूरी होता है। रोज़ाना की बुनियाद पर जिस तरह हम आपको दिखाते हैं कि सुलाफे किस तरह हमें योगा करना बताती है, और लेकिन आज वो हमें बताएंगी नहीं, वो आज हमें लाइव जो है ना वो दिखाएंगी भी और हमें स्ट्रिक्टली जो है ना वो इंश्योर भी करेंगे कि हमने किस तरह योगा भी करना है। और उसके साथ साथ जिस तरह अलीना भी हमारे साथ मौजूद होती हैं उस सेगमेंट में कि घर में जो भी आपकी वेस्ट चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, जो आपको लग रहा होता है कि वो वेस्ट हैं, वो फालतू चीज़ें हैं, तो इसका हम क्या करें, तो वो हमें बताती हैं कि आपने इसका क्या करना है और अपनी क्रिएटिविटी को किस तरह आपने इन्हांस करना है, उनके थ्रू आपने मुख्तलिफ चीज़ें बनानी है। तो आज हमने उन दोनों को मदऊ किया है अपने स्टूडियो में, लाइव उनसे टॉक करेंगे, लाइव बातें करेंगे उनसे, कुछ सेहत के हवाले से बात करेंगे, डिप्रेशन किस तरह कम किया जा सकता है, कलर थेरेपी एक्चुअली में क्या होती है, कलर्स के थ्रू आप किस तरह रिलीफ अपने आप को दे सकते हैं। तो उन दोनों को हम लोग वेलकम कहते हैं अपने जागो लाहौर में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों, ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, थैंक्स फॉर हैविंग मी। सुलाफे आप इसे स्टार्ट करूंगी। जिस तरह मैं बात की कि एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है क्योंकि ये इतना इन्फ्लेशन रेट और पेट्रोल की कीमत अभी सुबह ही मतलब रात को ही उन्होंने बढ़ा दी, जिसकी वजह से इतना और ज़्यादा स्ट्रेस होना शुरू हो गया कि क्या करेंगे। तो कलर्स के थ्रू किस तरह हम अपना स्ट्रेस लेवल जो है उसको कम कर सकते हैं? मुनीबा, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच जागो लाहौर का कि हमेशा इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए हमें बुलाया जाता है। ये स्टिमुलस है जिसको हम बात करें कि पेट्रोल बम और इन्फ्लेशन, ये सब हमारे लिए स्टिमुलस हैं जो हमें अब हर टाइम पर मिलते रहते हैं। अगर तो आपको कोई कहे कि आएँ आप मेरे साथ और मैं आपकी ज़िंदगी से स्ट्रेस ख़त्म कर दूँ, तो आप प्लीज़ उससे रास्ता अलग कर लें, बिकॉज जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप इमोशंस फील करेंगे। एग्जैक्टली ये एक अलाइव बंदे की निशानी है। इसीलिए मैं अक्सर लोगों ने मुझे कहा ना लिविंग डॉल, जब मैं पतली थी मैंने कहा मैं लाइफलेस नहीं बनना चाहती, प्लीज मुझे डॉल बनने का शौक नहीं है, आई एम अलाइव, तब तक मैं लाइफ को फील करूंगी। तो जब हम लाइफ को फील करने की बात करते हैं तो कलर्स हमें उससे ज़्यादा इस चीज़ को महसूस करवाते हैं कि हम जिंदगी क्या है। जब आप ये देखें, अगर आप एक डल कमरे में बैठे हुए हैं, आप ग्रे वॉल का एक पेंट हुआ, अब आप सोचिए कि आपके एक्सप्रेशंस भी चेंज हो रहे हैं सुनते हुए कि ग्रे पेंट है, ब्लैक है, ब्राउन है, तो आपको क्या लग रहा होगा? वो भी कलर्स है बट एक डल फीलिंग आएगी। अब जैसे ही आपके सामने ग्रीन कलर, येलो कलर, रेड कलर, पिंक, बिल्कुल, तो वो आपके सामने आएगा, आप फ्रेश फील करोगे। नेचर के देखिए जो कलर्स ही वही 7 कलर्स हैं, आपको रेनबो में भी वही कलर्स नजर आएंगे। इसका मतलब कि उनका एक खास मतलब है। सही। और वो ये है कि मेरे अंदर जो रंग हैं वो 7 रंग हैं मेरे एनर्जी सेंटर्स में, बाहर भी वही रंग मौजूद हैं। अब मेरी अगर एनर्जी किसी स्टिमुलस की वजह से कम हो गई, मैंने एनर्जी अब एक्सटर्नल सोर्स से लेनी है, वो कलर से लेनी है। क्या बात। अब जब आपको स्ट्रेस होता है तो सबसे ज्यादा उसका असर, मैं इसको कहती हूँ मास्टर एरिया है आपका, सबसे ज्यादा यहाँ पर बोझ आता है। तो अब 3 एनर्जी सेंटर्स आपके जो है यहाँ पे, यानी कि व्हाइट है आपका, यहाँ पर हम इसको पर्पल कलर या थर्ड आई कहते हैं, और ब्लू, इस कलर पे आप सबसे ज्यादा काम करें। अच्छा। कामनेस के लिए ब्लू कलर, जैसा लाहौर न्यूज और ये सब, उसका तो वो माशाल्लाह कलर भी वही है ब्लू, तो इसलिए हम बहुत रिलैक्स फील भी करते हैं। आपके सेट का जब आप देखते हैं तो येलो कलर है, इसीलिए वाइब्रेंट फील करते हैं हम इसमें, बिकॉज जब भी आपकी एनर्जी को बूस्ट करना हो तो आप येलो कलर के बारे में सोचें। सही। बिकॉज जैसे ही हम, मेरे साथ भी ये होता है, पेट्रोल पंप पे जैसे ही गाड़ी रुकती है ना जाके, तो वो एंजाइटी का एक ट्रिगर लगना शुरू हो जाता है। आई एम लाइक दैट्स ओके, अपनी स्किल्स को बढ़ाएं ताकि अब अर्निंग बढ़े, बिकॉज अब आपने जीना है। और मैं उसमें परेशान रह के मैंने अपनी लाइफ में भी अब मूव ऑन करना है, मैं अब इसको नहीं सोच सकती अब क्या करना है। तो स्किल्स बढ़ाएं, लेकिन स्किल्स बढ़ाने के लिए अपनी एंजाइटी को कंट्रोल करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज मैं इस प्लेटफॉर्म से लोगों को एक हकीकत बता दूं, एंजाइटी जो है ना उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब आप उससे नफरत करना शुरू करते हैं ना, एंजाइटी बुरी चीज है, किसी चीज से भी आप उसको बुरा कह रहे हो, आप उसे रिपेल करोगे और उसका इलाज नहीं करोगे।
आपने उसको एक्सेप्ट किया कि ये दर्द मेरा हमदर्द है, कोई प्रॉब्लम है, कोई रूट कॉज है, ये क्यों हो रहा है, फिर उसको एड्रेस करना शुरू करें। फिर आप अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, फिर आप कलर्स पर काम करें, फिर आप कमरे की वॉल जो है वो उस कलर की करें, ब्लू कलर की, ताकि आपको नींद अच्छी आए। क्योंकि जब आपको एंजाइटी होती है, स्लीप के इश्यूज भी आते हैं, तो उससे एंगर के इश्यूज भी आते हैं। तो आपने कलर्स का इस्तेमाल करना है। जो भी आपकी एनर्जी लेवल जब भी डाउन हुआ है, आपको बैक में पेन है, आप रेड कलर का यूज करें, आप ऑरेंज कलर का यूज करें। तो आप एनर्जी सेंटर को समझें और उस कलर का अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने वो जो 7 चक्रास या 7 चक्रास को जो है ना उसको एक समझना है, 7 एनर्जी पॉइंट्स जो है आपको उनको समझने हैं, और कलर्स का किस तरह आपने इस्तेमाल करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक मरहला होता है। अच्छा अलीना, जिस तरह कलर्स की हमने बात की, इसी तरह क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी का दौर चल रहा है, हर कोई ये कहता है कि हमारे पास कम वसाइल हैं लेकिन उसमें हम अच्छे तरीके से अपने घर को संवारें भी और अच्छा डेकोरेट करें। तो हमारे घर जिस तरह फालतू बहुत सी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, तो उनको किस तरह हम अपने यूज़ में लेके आ सकते हैं? सबसे पहले तो हमें ये लगता है कि हम इसका कुछ यूज़ कर ही नहीं सकते हैं, तो आप किस तरह उनके बारे में सोचती हैं? अब तो हम अपनी चीज़ें इसको उठा के दे दो, कुछ बना के दे दो। उसमें ये होता है कि मैं कोशिश करती हूँ जितनी भी प्लास्टिक की चीज़ें ना हम उसको यूज़ करें, वेस्ट ना करें, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें हैं जो सालों भी ज़मीन के नीचे पड़ी रहे, वो कभी वेस्ट नहीं हो, ख़त्म नहीं होंगी, वो रहेंगी, वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। तो प्लास्टिक की चीज़ों से मैंने अब मटेरियल डिफरेंट बनाने शुरू कर दिए। बॉटल से गमले बना सकते हो आप, उनको कलर करके डेकोरेशन पीस बना सकते हैं, वो सब चीज़ें कर सकते हैं। इवन टिश्यू बॉक्स जो आपके घर पे पड़ा होता है, बाद में हम उसको फेंक रहे होते हैं, उस पर मैंने पेपर शीट और डिफरेंट शीट्स लगा के उसको भी डेकोर किया था। इवन आपकी तरफ सेगमेंट भी आया था उसका। मतलब इस तरह की चीज़ें आप आसानी से घर पे कर सकते हैं। जो भी आप गिफ्ट बॉक्स लेके आते हैं, इतनी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, उसके भी बॉक्स आते हैं घर में, तो उसके बॉक्स से भी मैं डिफरेंट चीज़ें बनाती हूँ, उससे भी डेकोरेशन पीस बनाती हूँ। वो उसके आप सीमेंट भी लगा सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें लगा सकते हैं, मतलब कलर, क्योंकि कलर्स बच्चों के लिए बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, क्योंकि आर्ट एंड क्राफ्ट का काम है, तो वो इस काम में बहुत एक्टिव रहते हैं। उनको जो बच्चों को, क्योंकि आजकल स्टडी इस तरह की है, उनके इतना बोझ होता है, उनको भी स्ट्रेस होता है, वो भी डिप्रेस होते हैं बेचारे, तो उनको हम इस तरफ ले आते हैं कि वो चीज़ें जो वेस्ट हो रही हैं आप अपनी अपनी बनाओ और लेकर जाओ। रिसाइकल किस तरह किया जाए? मतलब सुलाफे तो अपना जो एंगर मैनेजमेंट सारा वो जो इमोशंस है वो रिलीव करती होंगी योगा करके या एक्सरसाइज करके, तो आप आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करते करते अपने सारे आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करते करते, क्रिस्टल थेरेपी करते करते, कलर थेरेपी करते करते अपने निकाल लेती हूँ अपने सारे इमोशंस। मेरे साथ ये कितने साल इसके कैसे गुजारे होंगे इसी तरह कंट्रोल करके, कलर थेरेपी और आर्ट एंड क्राफ्ट के जरिए, वरना मेरे साथ रहना आसान है? बहुत बिल्कुल नहीं। जब ज्यादा मुश्किल हो गया फिर हमने कहा अपने घर जाओ। अच्छा अपने घर चलते, अब हम तो फिर मेरा घर बदल दिया गया। अच्छा घर बदल दिया गया। तो अभी मतलब जिस तरह हमने बात की है, तो कितना टाइम लगता है आपको? और दूसरा ये कि घर में वेस्ट फिर अलग अलग करती रहती हैं कि इसके हवाले से मैंने काम करना है? बिल्कुल, मैंने एक वीडियो देखी थी, बड़ी मुझे अच्छी लगी थी। उसमें बॉटल्स के अंदर हम जो चिप्स खाते हैं, चीज़ें खाते हैं, वो सारी बॉटल्स के अंदर वो भरता जाता है। तो मैंने भी वही चीज़ें करनी शुरू की, जमा करनी शुरू किया। क्योंकि उसके बाद आप वो एक पूरा घर बना सकते हैं। वो पेट्स जो बेचारे बाहर है, अब मतलब अपने पेट्स के लिए भी, और लोग जो बेचारे बाहर भी हैं उनके लिए भी आप कर सकते हो। गार्डन में रख सकते हो, वो बॉटल को एक दूसरे से साथ जोड़े, उसके अंदर सारा प्लास्टिक होगा, एक तो वो वेस्ट भी नहीं हुआ, काम भी आ गया, तो उससे बहुत अच्छा एक घर बन जाता है। तो वो आप अपने गार्डन में रख सकते हैं। वो कोई बिल्ली हो या कोई भी एनिमल है रह सकता है, आराम से वहाँ रह सकता है। इस तरह आप बर्ड के लिए हाउस भी बना सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। इस तरह की चीज़ों पे मैं आजकल काम कर रही हूँ, ताकि बच्चों को पता चले, रिस्पॉन्सिबल एक तो बने वो, दूसरा उनको पता चले कि एनवायरनमेंट को साफ रखना कितना इम्पोर्टेंट, लाजमी, कितना ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मुझे ये बताइए कि एक तो वाइब्स भी बहुत मैटर करती है, नहीं तो कि आपके पास कोई नेगेटिव बंदा भी बैठा हुआ है ना, तो उसकी वाइब्स आना शुरू हो जाती है। कोई पॉजिटिव बैठा होता है तब भी आपको वाइब्स आना शुरू हो जाती हैं। तो उस सिलसिले में क्या करें? मतलब अगर हम एक मीटिंग में बैठे हुए हैं, एक बंदे से हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं और वी नो दैट कि ये जो है ना गड़बड़ होने वाली है कुछ, लेकिन उसको इग्नोर भी नहीं हम कर सकते, वहाँ बैठना भी लाजमी है। तो उस टाइम हम क्या कर सकते हैं? उस टाइम सबसे आसान हल मुनीबा ये होता है कि पहली चीज़ तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सबसे आसान चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ डिस्टेंस रखें। ठीक है, बिकॉज ये जो हम अपनी ज़बान में अल्फाज यूज़ करते हैं कि जी स्पेस में रहना, प्राइवेसी, ये वो, तो हमारी फिजिकली भी इस तरह भी एक प्राइवेसी है। यानी कि मेरा ओरा जो है वो 8 मीटर्स तक फैला हुआ है। अच्छा। और मैं उसके अंदर अगर जैसे ही कोई ऐसा शख्स या ऐसी खातून या कोई भी ऐसा आएगा जो मैं चाहती हूँ कि ना आए, या कोई नेगेटिविटी होगी, तो वो एक तरह से मेरे ओरा के अंदर आना शुरू हो जाएगी। अच्छा। तो इसलिए आपको उसके जरिए फील होना शुरू हो जाता है, आप पढ़ना शुरू हो जाते हैं उस चीज़ को कि कुछ गड़बड़ है। आप डिस्टेंस रखें। ओके। मीटिंग है जो भी, इवन जब आप थेरेपी कर रहे होते हैं किसी की, तो सामने बिल्कुल किसी को ना बिठाएं।
मैं उनको कहती हूँ कि आप यहाँ रखो उसको थोड़ा सा डिफरेंट, कि आपका एक तरह से कांटेक्ट बन भी रहा है और थोड़ा सा आप उसको अलग भी कर रहे हो। नंबर 2 जो मेरे हमेशा जो मेंटोर भी बताते थे कि जब भी ऐसी किसी आप जगह बैठे हुए हो ना, तो अपने आप को थोड़ा सा मूव करते रहें, पाँव को या इस तरह से, तो आपका जो कनेक्शन है, जो आप इंगेज हो रहे हो, वो टूटने लग जाएगा। अच्छा। उसी टाइम पर आपने अक्सर लोगों को आप नोटिस करना वो कर रहे होंगे इस तरह से, जब ज्यादा उनको फील होना शुरू होगा हाँ, वो अपने हाथ को अपने पाँव को हिलाना शुरू हो जाएंगे, कोई हल्की हल्की करना शुरू कर देते हैं। और दूसरी चीज, अगर आपके पास मैग्नेट से बना हुआ चाहे कोई लॉकेट है, स्टोन है, या कोई भी चीज वॉलेट में है, वो भी पड़ा होगा ना, तो आपकी एनर्जी जो है वो सेफ रहेगी। इसको इजिप्ट में भी प्रैक्टिस किया जाता था कि वो अपने जो उनके पिलर्स थे, जब वो घर बना रहे होते थे, तो उसकी बेस पर उस चीज को रखा जाता था ताकि घर में पॉजिटिविटी हो। डायरेक्शंस वगैरह का भी एक इल्म होता है, तो उस चीज में भी करते थे कि घर जो है वो पॉजिटिव हो, उसमें पॉजिटिव वाइब्स हो। तो ये चीज भी आपको बचा सकती है। दूसरा, लोगों से आई कांटेक्ट ज्यादा देर तक ना करें। अगर आई कांटेक्ट करना जरूरी है तो ब्लिंक करना शुरू करें आंखों को, बिकॉज बहुत सारे आपने लोगों को देखा होगा जिसमें हम डार्क एनर्जी वाले लोगों की भी बात करते हैं, तो आपको एकदम देखते जाएंगे तो वो एक अजीब सी चीज है। आप ब्लिंक करना शुरू कर दें ताकि आपके ओरा तक वो चीज ना आए। और सबसे अजीब सी बात है, बहुत ज्यादा कॉन्शियस ना हो, चाहे फिटनेस है, चाहे न्यूट्रिशन है, या चाहे हमारे ये ओरा की रीडिंग की बात है। जब आप ज्यादा कॉन्शियस होना शुरू होते हैं तो या तो आप उसको चेज करना शुरू करेंगे, या अगेन वही बात, जब आप रिपेल करते हैं वो चीज उतनी ही आपके पास आती। एग्जैक्टली। तो आपने बस प्रिकॉशंस के तौर पे ये चीजें की एंड जस्ट लेट इट गो। उसके बाद आप अगर ईवल आए जो भी उसकी रेमेडीज करें, लेकिन रिलैक्स रहें। और आप अपने ओरा में किसको आने देते हैं, किसको नहीं, ये आपका डिसीजन होना चाहिए। तो ओरा को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं? ओरा को स्ट्रॉन्ग, एक तो आपने अगर मैग्नेट रखा, ठीक है, वो किया। दूसरा, जब आप अपने घर से निकलने लगे तो सुबह के टाइम पर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। अच्छा। सिर्फ ब्रीदिंग आपने अपनी उसको नोटिस किया, इनहेल फ्रॉम योर नोज एंड एक्सहेल थ्रू योर माउथ, आप सिर्फ ये कर रहे हो। और आप उस टाइम पर इमेजिन करेंगे कि आपका ओरा जो है वो एक तरह से एक्सपैंड हो रहा है, और वो उसको पावर एक तरह से मिले। उसमें 7 कलर्स होते हैं, तो आपने 7 कलर्स इमेजिन करने हैं कि अब ये एक तरह से लॉक हो गया सुबह के लिए, एंड आई एम वेरी पॉजिटिव। कोई भी पॉजिटिव थॉट के साथ आप घर से बाहर निकलें। एक तो इन चीज़ों से ओरा मजबूत होगा। ईवल आई की वजह से कमजोर हो जाता है, बट दैट्स ओके। आप सॉल्ट वाटर से आप शावर लें, वो मजबूत हो जाएगा, उससे भी ओरा बहुत मजबूत होता है। अच्छा, ठीक है। मैग्नेट आपने रखा हुआ है, और अगर आप रेड कलर का यूज करते हैं, अगर तो आपको एंगर का इशू नहीं है और हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता, तो रेड कलर एंड येलो कलर आपको बहुत ज्यादा बूस्ट देगा आपके मूड को। तो जैसा आप फील करेंगे वैसा आपका ओरा होगा, जैसा आपका ओरा होगा वैसा ही आप फील करेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ठीक है। मतलब आप अपने ओरा को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कुछ टिप्स के साथ। तो क्योंकि हमने बच्चों को ये भी बताना है कि क्या कर सकते हैं, वो कलर्स के साथ क्या कर सकते हैं? कलर्स के साथ वो ये कि आप उनको ब्लैंक पेपर दे। सबसे पहले जो हमेशा मैं एक टिप देती हूँ कि उसका आपको पता चले कि बच्चा इस टाइम चाह क्या रहा है, पहले उसकी मर्जी भी जाननी है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। उसको ब्लैंक पेपर देते, कलर्स रख दें। अगर वो डार्क कलर यूज़ कर रहा है वो स्ट्रेस एंजाइटी में, अगर तो वो अच्छे कलर्स यूज़ कर रहा है इसका मतलब वो इस टाइम एक्टिव है। अब आप उसको एक्टिविटी में लगा सकते हैं। मतलब उसकी स्केचिंग से ही कलर के सिलेक्शन से ही पता चल जाएगा कि बच्चा क्या फील कर रहा है, मूड क्या है। क्योंकि अगर आप उस पर जबरदस्ती उस टाइम कर रहे हैं जब उसका मूड नहीं है, उस टाइम कुछ नहीं सीखेगा, ना सजेशन लेगा ना वो कुछ सीखेगा। इसलिए पहले आप उसको वो चेक करें कि वो उस टाइम मूड में है। उसके बाद आप उसको चीज़ें सिखाएं। रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए उसको या तो पेट ले दें, तो या आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू करना है तो उसको अपनी ही पेंसिल चीज़ें, उसका ऑर्गेनाइजर बनाना सिखाओ। घर में हम चिप्स बॉक्स लाते हैं, चीज़ें लाते हैं, उसको सजाओ, उसमें आप उसका ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। और जितनी भी आपकी चीज़ें हैं उसका पाउच बना के रख लें चीज़ों का, वो सब चीज़ें उनको सिखाओ ताकि वो रिस्पॉन्सिबल बने। वो स्कूल में जाते हैं अपनी चीज़ें अपने पास रखें, और शेयरिंग भी सिखाए उनको। क्योंकि अगर शेयरिंग आप नहीं सिखाते तो बच्चा उस चीज़ में आके भी एंगर का शिकार होता है, और बड़े होकर वो फिर एंगर गलत तरीके से निकलता है। जैसे हम बचपन में, एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहती हूँ, बचपन में हम बच्चे को ये कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से चोट लगी, मारो इसको। वो आप कहते रहे, बड़े होके उसका रिजल्ट ये आता है कि वो अपने माँ बाप तक को फिर मार देता है। ये चीज़ें आप बच्चों को इस तरह की चीज़ें सजेशंस मत दें। अगर आपको चोट लगी है, इट्स ओके, आप उसको उठने दें, उसको वो दर्द महसूस करने दें। देखिए इंसान को दर्द हो सकता है, लड़का भी रो सकता है, लड़की भी रो सकती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो उस टाइम माओ को, उनको जब थेरेपी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ये सजेशंस अच्छे दें ताकि बच्चा बड़े होकर कुछ अच्छा इंसान बन सके और वो उसको नेगेटिव वे में ना लेकर चले। मतलब ये हम इसी तरह, जिस तरह आपने बात की रीना, कि हम लोग उनको कहते हैं कि जी अच्छा इधर से चोट लगी है, इसको आप मारे, तो हम तो उसकी अच्छी के लिए बोल रहे होते हैं कि उसको शायद अच्छा लगेगा, लेकिन वो उसके अंदर इनबिल्ट होती जाती है। लेकिन जैसे वो बड़ा होता है तो फिर वो चैनलाइज जिस तरह होती है ना, वो फिर हमें अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए
बेहतर हमें यही करना चाहिए कि जब हम पेरेंटिंग कर रहे हैं ना तो बहुत सोच समझ कर अपने एक एक कदम आपने उठाना है। अच्छा, लास्ट पे लाफ्टर थेरेपी, हंसने का मौका नहीं हमें मिलता, खुश होने का मौका नहीं मिलता, इतना स्ट्रेस हमारे पास है हर किसी के पास कि हम लोग इजीली खुल के हंस नहीं सकते हैं। तो लाफ्टर थेरेपी के आज साथ हमने कैसे उल्टी करना? सीधी आवाजें भी निकालनी है, आज हम बिल्ली की आवाजें भी निकालेंगे, आज हम काऊ की आवाज भी निकालेंगे और हम हंसेंगे। सब जो लोग इस चीज को देख रहे हैं हमारे साथ हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मुनीबा, सबसे पहले आपको बल्कि अंदाजा भी हो चुका है, आपने इनहेल करना है, अलीना तुम भी। अच्छा, इनहेल किया, एक्सहेल करते हुए सबसे पहले एक कहकहा लगाएं, हंसे। बिल्कुल ऐसा कहका लगाना है आपने, इतना ऊंची, मुझे उसका शर्म नहीं आती, मेरा हस्बैंड ऐसे मुझे बाजा नहीं कहता। और आपने इनहेल किया दोबारा से, एंड अगेन लाफ। अब आप किसी को ऐसी लाफ नहीं आ रही ना, तो इस तरह आ रही है। जो भी इस टाइम स्क्रीन पर बैठे हुए हैं, अब इस टाइम जब हम कैट एंड काऊ करते हैं तो हमने जैसे ही काऊ बने आपने यहाँ पर आवाज निकाली है, एंड जैसे ही आप कैट बनेंगे तो वहाँ पे मियाओ आवाज निकालेंगे। सो इस तरह से आपकी लाफ्टर थेरेपी होगी। और उसके बाद से अलीना को मैंने तो एक वीडियो भी इसके साथ रिकॉर्ड किया, इसके अंदर मैंने फनी इसको एक्सरसाइज करवाई है। अलीना शाबाश बेटा, इस तरह करना है। अच्छा, आपने ये किया और साथ यही करते 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 अब आप सोचे जब आप गाड़ी स्टार्ट करें उसकी आवाज कैसी होती है, कैसी होती है, आवाज निकालें, आवाज निकालें। मैंने कभी स्टार्ट नहीं की थी, मुझे पता नहीं। अच्छा, और बिल्कुल अब आप ये देखिए जो आपके घर अगर पेट है, बिल्ली है, उसकी आवाज कैसी है, मियाओ। कैसी है? यस, बिल्कुल मियाओ, मियाओ आवाज है। अगर बच्चा हंसे तो कैसे हंसेगा? और अगर थोड़ा सा सीनियर सिटीजन है तो कैसे हंसेंगे? इस तरीके से। तो हंसें और खुलकर हंसें, एक्सहेल करते हुए हंसें और अपने आप को एक सजेशन जरूर दें कि आई एम फ्री, आई लव माई सेल्फ। प्रॉब्लम सारा ये आ रहा है कि बॉडी इमेज का, कि एक्सेप्ट करना नहीं सिखा रहे, आपकी बॉडी ऐसी होनी चाहिए, आपको ऐसा दिखना चाहिए। हाँ। आप जैसे हैं आप उसको वैसे एक्सेप्ट ही, करें, बहुत खूबसूरत है। एंड पर जरूर हंसें। मतलब खुल के हंसे, अपनी जिंदगी को एंजॉय करें, अपने आप को एक्सेप्ट करें, आप जिस तरह भी हैं बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल। हमारे साथ अलीना और सुलाफे मौजूद थी, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग अस योर टाइम। और जनाब आप लोगों ने भी कहकहा लगा के हंसना है। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रुहेल अस्कर मौजूद हैं जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत ये गाया है, और सरफराज सलीम जो तबला नवाज है जिन्होंने तबला इतना खूबसूरती के साथ बजाया है। आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं हम जागो लाहौर में। कैसे आप दोनों? ठीक ठाक है, शुक्र है मालिक का। ठीक। और सबसे पहले तो रुहेल बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है आपकी, और उसके अंदर जो बेस है माशाल्लाह, लगता नहीं है कि इतनी खूबसूरत आवाज़, मतलब आपकी पर्सनालिटी को देखते हुए कोई भी जज नहीं कर सकता, इतनी माशाल्लाह खूबसूरत आवाज़ है। लोग मुझसे ये कहते हैं हर कोई यही कॉम्प्लीमेंट यार तुम आवाज़ कहाँ से निकालते हो। अच्छा, तो कैसे स्टार्ट किया, कैसे इस जर्नी को आपने लेकर चल रहे हो? मैट्रिक में मुझे पता चल गया था कि मेरी आवाज़ अच्छी है। अच्छा, ठीक है। तो कुछ क्लास फेलोज ने मुझे बताया, तो मुझे पंजाब कॉलेज से ये चांस मिला मुझे, कॉम्पिटिशन्स वगैरह से। तो फिर उसके आगे सिलसिला आगे चला और पंजाब यूनिवर्सिटी में टैलेंट बेस्ड पे एडमिशन हुआ। क्या बात और अभी ऑफिशियली वहाँ पर वर्क कर रहे हैं। मतलब आपकी जो स्किल्स को परखा था वो पंजाब कॉलेज के जो असातिज़ा ने परखा था, कि उसको उन्होंने पॉलिश किया और फिर आप इसको, क्या बात है, मतलब आप भी एक्स पंजाबियन है और क्या ही खूबसूरत आवाज़ है। तो सरफराज आपसे पूछना चाहूँगी, आप कब से बजा रहे हैं तबला और ये कैसी मुझे इंटरेस्ट बचपन से मुझे शौक है। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे यानी कि होश संभाला है तो फिर इसकी तरफ रुझान मेरा बढ़ता गया। अच्छा। तो फिर मैंने बाकायदा इसकी मैं तालीम ले रहा हूँ। मतलब आपकी फैमिली में भी है ना ये? नहीं, फैमिली में नहीं है, मैं अच्छा, आप ये अकेले ही हैं जो बजाते हैं? अच्छा, तो मतलब और भी कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं या अभी तक तबला ही इसका ही शौक है? कांगो एक इंस्ट्रूमेंट है, वो बजा रहा हूँ मैं। हाँ जी। अच्छा, अब वो सीख रहे हैं आप? नहीं, मैं सीख तो तबला रहा हूँ। अच्छा। वो वैसे मुझे आता है बजाना। वो वैसे आता है, ठीक है, क्या बात है। तो कोई मुझे ये बताइए, आगे कोई नया कोई ट्रैक आपने कोई रिकॉर्ड किया हो या अपकमिंग कोई जिसके ऊपर वर्क कर रहे हो रुहेल आप? कर रहा हूँ, काफ़ी हैं इंशाल्लाह, वो जल्दी रिलीज़ हो जाएंगे। तो किसी से सीखा बाकायदा आपने रुहेल क्लासेस ली इसकी मौसीकी की? नहीं, बाकायदा जिसे कहते हैं वो सीखने का जो सिलसिला है वो तो नहीं हुआ, लेकिन सुना बहुत है। और मेरे अकॉर्डिंगली जो अच्छा लिसनर है वो ही अच्छा सिंगर गा सकता है। तो किसको सुना है ज़्यादा? उस्ताद गुलाम अली खान साहब को सुना है मैंने गज़ल में।
अच्छा। और नुसरत फतेह अली खान साहब को मैंने सुना है कवाली में, मैडम नूरजहां। अच्छा, तो मतलब आपका ज़्यादातर क्लासिकल में इंटरेस्ट है या सारे जॉनर्स गा लेते हो? ज़्यादा क्लासिक में है, कोशिश है स्टाइल भी इंशाल्लाह वो भी साथ साथ। अच्छा। तो मैं कहूँगी कि अब वो क्या सुनाएंगे आप, क्योंकि वक्त की शॉर्टेज है, तो मैं चाहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा हम कुछ सुने आपसे। जी जी, तो क्या सुनाएंगे? तो मैं आपको सुनाऊंगा गम है या खुशी है तो मेरी जिंदगी है। तो क्या बात है, वाह जी वाह। रे 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 ना गम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी जिंदगी है तू गम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी जिंदगी है तू आफतों के दौर में आफतों के दौर में चैन की घड़ी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी जिंदगी है तू गम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी जिंदगी है तू मैं तो वो नहीं रहा मैं तो वो नहीं रहा हाँ मगर वही है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी जिंदगी है तू गम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी जिंदगी है क्या बात है जनाब, बहुत ही खूब, चार चांद लगा दिए आज के शो को आपने रुहेल। अच्छा बताइए, पढ़ क्या रहे हैं आप साथ साथ? मैं BS मैथ्स कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। अच्छा, मैथ्स कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो आगे फिलहाल इसी को परसू करने का इरादा है या कोई और फील्ड भी ऑप्ट करने का इरादा है? शोबीज में हर चीज़ का ही मुझे आप कह लें पैशन है मेरा। अच्छा। मैथ्स कम्युनिकेशन है, मीडिया से भी कुछ दिलचस्पी है मेरी। अच्छा। सिंगिंग एक्टिंग सब कुछ ही कह सकते हैं। अच्छा, सब कुछ ही कर सकते हैं। तो घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं खासतौर पर म्यूजिक को लेकर? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह फुल सपोर्ट। तो घर में और भी कोई गाता है या आप पहले हो घर में? नहीं, मैं पहला हूँ। आप पहले हो कि जिसने इस फील्ड में कदम रखा है? मैं ही। तो क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है ज़्यादा, तो इस हवाले से क्या कहोगे कि सोशल मीडिया से कितना जो है आपको हेल्प मिली है कि आप वहाँ पर जाके, बिकॉज़ ये डिजिटल दौर है, डिजिटल इरा है, आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पर रातों रात जो लोग हैं वो मशहूर हो जाते हैं, मतलब छोटी सी रील डालते हैं, गाना अपना वहाँ पर डालते हैं और वो रातों रात जो है वो मशहूर हो जाते हैं। तो आपने भी इसको देखा है कि हेल्पफुल है ये यंगस्टर्स के लिए, ख़ास तौर पर न्यू कमर्स के लिए? जी बिल्कुल है। अब तो प्लेटफॉर्म ही सोशल मीडिया, सब देखते हैं, सब यूज़ करते हैं, सारे यूज़र्स हैं सोशल मीडिया के। अच्छा। तो मेरी भी दुआ है कि कोई ऐसी रात हमारे भी है कि हम रातों रात अमीर हो जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इतना अच्छा टैलेंट है आपके अंदर, इतनी अच्छी आवाज़ है, तो ज़रूर होगा। तो सरफराज, आपने खुद से सीखा है तबला बजाना या बाकायदा आपने इसकी क्लासेस ली हैं, किसी से सीखा है? उस्ताद हैं कोई आप? जी जी मेरे उस्ताद हैं, उस्ताद सुलेमान मानद साहब उनका नाम है। अच्छा। वो उस्ताद तारी साहब के शागिर्द हैं, उनसे मैं तालीम ले रहा हूँ। तो
तकरीबन मुझे 12 से 13 साल हो गए हैं अच्छा, सीखते हुए। तबला बजाते हुए भी और सीखते हुए भी। हाँ जी। माशाल्लाह। तो कोई सिंगिंग का भी आगे रुझान है या नहीं जी अभी शौक तक? तो है बहुत ज़्यादा, अच्छा। लेकिन ना ये इसे संभलने के टाइम नहीं मिलता मुझे। अच्छा। हाँ जी। क्योंकि ये भी एक आर्ट ये है और बिल्कुल आर्ट मुख्तलिफ है। तबला के कह सकते हैं कि टाइप्स भी हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मैं ऐसे ही। चाहूंगी कि थोड़ी आप बताएं, चलिए, ठीक मतलब बजा के दिखाएं हमें। जी जी चलें ठीक है। मैं आपको ना अब मैं ये कहना चाहूँगा टाइम के हवाले से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनको वाकई टाइम नहीं मिलता। इनको बहुत फोर्स किया मैंने कि यार आओ चलो। ऐसे ही चलें चलें ठीक है। मैं ना पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, हाँ। उनका मैं आपको थोड़ा सा स्टाइल सुनाता हूँ। डिफरेंट Music स्टाइल है का, ना हाँ जी, different चारों के, style चलें डांस। सुनाता हूँ। सबसे पहले पंजाब का स्टाइल। पंजाब का रुख करते हैं जनाब, जी। जहाँ में हम बैठे हुए हैं, सबकी शान। चलें। जी जी। अब मैं जाऊंगा सिंध की तरफ। अच्छा ठीक है। अब बलोचिस्तान। बलूचिस्तान का रुख करते हैं। अब सूबा सरहद। क्या बात है जनाब, बहुत ही खूब। हम बैठे बैठे जो है ना पूरे 4 सूबे जो फिर क्या आ गए, क्या बात है। तो मुझे ये बताइए कि जब ये रोज़ाना इसकी मौसीकी की प्रैक्टिस करते हैं या अब आपको लगता है कि इतनी ज़रूरत नहीं है मुझे? मैं रोज़ाना भी करता हूँ अच्छा। और हर लम्हे करता हूँ। हर मुझे लम्हे ऐसे लगता करते हैं। है। अच्छा। सोता हूँ तो मौसीकी होती है। इवन मैं वॉशरूम में जाता हूँ तो वापस आना भूल जाता हूँ। मतलब वहाँ पर भी यही चल अच्छा, रहा वहाँ है। पे भी मौसीकी चल रही होती है। लेकिन यंगस्टर्स को क्या बोलेंगे आप रुहेल, उन्हें क्या इस हवाले से पैगाम खास तौर पर देंगे कि वो जब इस फील्ड में आना चाहते हैं, मौसीकी में आना चाहते हैं, तो उनके अंदर क्या क्वालिटी, एक तो चले आवाज़ आपकी अच्छी होनी जी, चाहिए, जी, लेकिन इसके साथ साथ क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए उनकी? क्वालिटीज़ जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, सुनना, अच्छे लोगों को सुनना बहुत ज़रूरी है। अब ये नहीं कि किसी को भी आप सुनने लग रहे हैं, फिर जैसा इंसान सुनता है फिर वैसा उसके अंदर मिजाज डेवलप हो जाता है। अच्छा। और फिर ना चाहते चाहते हुए उसी की तरह ही गाने लग जाता है। अच्छे लोगों को सुने, उस्ताद नुसरत फतेह खान साहब हमारे लेजेंड्स जो हैं उनको सुने। अच्छा, ये क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये मुझे बताइए कि जो हमारी इंडस्ट्री है, म्यूज़िक इंडस्ट्री पाकिस्तान की, उसमें आपको लगता है कि इतना अब कैपेसिटी मौजूद है कि न्यू कमर्स को वो वार्मली वेलकम करते हैं या अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है? नहीं, अब हर उठता बंदा ही आपको पता है सिंगर बनना चाहता है। कहते हैं ना ईंट निकालें तो सिंगर निकल आएगा। तो काफ़ी मुश्किल एक चैलेंज आ गया है अच्छा। एक जगह बनाने के लिए। और सोशल मीडिया पे फिर आपको पता है भरा पड़ा है हर सिंगर से, वोकलिस्ट बहुत हैं, तो मुश्किल है थोड़ा जगह बनाना। कुछ अच्छा। यूनिक करना पड़ता है। अच्छा, मतलब हर्डल्स बहुत ज़्यादा है, मुश्किलात ज़्यादा बहुत है। ज़्यादा है अपने Exactly. अपनी जगह बनाने के हवाले से, खासतौर पे इस इंडस्ट्री में। एग्जैक्टली लेकिन अगर आपका पैशन है, इफ़ यू लव म्यूज़िक, तो कोई इतनी मुश्किल नहीं है। मतलब आपको कुछ गर्ज नहीं होनी चाहिए कि आप म्यूज़िक कर रहे हैं कि यार कल ही मैंने मशहूर होना। नहीं, आप म्यूज़िक से मोहब्बत करते हैं तो बस आपको वो रिटर्न मिल जाएगा। लगे रहना चाहिए, साबित कदमी, यकीन अपने ऊपर सबसे पहले, तो फिर सब कुछ हो जाता है। कोई मसला और नहीं। मेहनत करते रहना चाहिए। मेहनत करेंगे तो ऑब्वियसली आपको साथ साथ जो है ये उसका मेहनत का फल भी ज़रूर मिलेगा। इंस्पिरेशन किससे ली आपने और क्यों ली, और दूसरा आइडलाइज किसको करते हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में? म्यूज़िक इंडस्ट्री में काफ़ी मुश्किल सवाल है आपका क्योंकि काफ़ी सुनता रहता हूँ मैं। हाँ। गज़ल में बेसिक जो है उस्ताद गुलाम अली खान साहब, उस्ताद मेहदी हसन खान साहब, अच्छा। ये हैं लेजेंड्स, शख्सियात। और कवाली का भी मुझे काफ़ी शौक है। अच्छा, तो सही। नुसरत फतेह अली खान साहब का भी मैं वही सुनाऊंगा आपको। हाँ हाँ, डन। तो यही है। मतलब इन खास तौर पर आपको कवाली और गज़ल का ज़्यादा शौक जी है? बिल्कुल ऐसे। अभी मैं गिटार लाया नहीं हूँ, मुझे बताया गया था कि चलो क्लासिक का कुछ मूड है, ठीक या है। क्लासिक करना है, तो
वो भी मैं कर लेता हूँ। अच्छा, गिटार पे भी चले, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम जनाब गिटार के साथ आपकी आवाज़ का जादू मैं एक दफ़ा जगाएंगे पहले भी अपने। आया था तो गिटार हाँ, तब गिटार के तक किया साथ था। ठीक है, बिकॉज मैं इतने लोगों के साथ मिलती हूँ ना तो भूल जाती हूँ, थोड़ा सा मेमोरी लॉस का भी प्रॉब्लम है। ठीक है जी, हमारा आज का वीकेंड का शौक था और उम्मीद हम करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। हमारे साथ रुहेल असगर और सरफराज सलीम मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते आपसे सुनना भी है हमने, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते रुहेल से जो है एक और गाना संगीत सुनते जाते हैं। सावन की भीगी रातों में जब फूल खिले बरसातों में, जब छेड़े सखियां बातों में, मैनू यादां तेरियां आउंदियां ने, मैनू यादां तेरियां आउंदियां ने, मैनू यादां। तुम कब तक परदेस रहोगे, आओगे ना खत लिखोगे, मैं घुट घुट के जान दे दूंगी, फिर तुम किसको जान कहोगे। ढूंढोगे जंगल बेलें भी हर बस्ती में, हर मेले में, गाओगे यही अकेले में, मैनू यादां तेरियां आउंदियां ने, मैनू यादां तेरियां आउंदियां ने, मैनू यादां। सावन की भीगी रातों में जब फूल खिले बरसातों में, जब छेड़े सखियां